नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूँ आपका चैनल मीनाक्षी जैन। ये वीडियो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जीके से संबंधित। वीडियो में हम ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं और साथ ही साथ साहित्य से संबंधित या जीके बेस्ड कुछ जानकारी देखते चलेंगे। साहित्य के इस वीडियो की शुरुआत कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता की इन ऊर्जावान पंक्तियों से। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लास्ट अपलोडेड वीडियो में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जानकारी शेयर की, जिसमें ये तस्वीर शेयर करते हुए प्रथम MS स्वामीनाथन पुरस्कार नॉर्मन बोरलॉग जी को 2005 में प्रदान किया गया बताने की जगह गलती से 2015 बता दिया गया है, तो कृपया कर 2015 की जगह 2005 पढ़े और गलती के लिए क्षमा करें। वैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल भी 2002 से 2007 तक ही था और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ नामक एक संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है, जो भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ। और इस ट्रस्ट भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना 1944 में साहू जैन परिवार के साहू शांति प्रसाद जैन व उनकी पत्नी रमा जैन द्वारा की। ध्यान दे, मैं पुरस्कार की स्थापना या पहली बार कब प्रदान किया गया उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जिस संगठन या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है उसकी स्थापना वर्ष की बात कर रही हूँ। क्लियर? भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1944 एंड फाउंडर साहू शांति प्रसाद जैन एंड हिज वाइफ रमा जैन। ये साहू जैन परिवार वही है जो बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, जिसे आमतौर पर द टाइम्स ग्रुप जाना जाता है, के मालिक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम आपने सुना ही होगा, जो वर्तमान में प्रकाशित होने वाला भारत का सबसे पुराना अंग्रेजी भाषा का अखबार है, जिसका फर्स्ट एडिशन 1838 में पब्लिश हुआ था द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स के नाम से। और ओवरऑल भारत का दूसरा सबसे पुराना अखबार है जो अभी भी प्रचलन में है। अगर ये सेकेंड ओल्डेस्ट इंडियन न्यूज़पेपर स्टिल इन सर्कुलेशन है, तो भारत का ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर स्टिल इन सर्कुलेशन कौन सा है? तो वो है मुंबई समाचार। नॉट ओनली इंडियाज, एशियाज ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली पब्लिश्ड न्यूज़पेपर है, जिसकी स्थापना 1822 में फरदुंजी मरजबान द्वारा की गई और ये 1822 में छपा समाचार पत्र का पहले अंक का पहला पन्ना है। अखबार की भाषा गुजराती है। शीर्षक आप देख पा रहे हैं, मुंबई ना समाचार। ये गुजराती भाषा का प्रथम समाचार पत्र है और एशिया का सबसे पुराना अखबार है जो अब भी प्रचलन में है। वैसे भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया 29 जनवरी 1780 को और प्रकाशक जेम्स ऑगस्टस हिकी, जो इंग्लिश लैंग्वेज का वीकली न्यूज़पेपर था और न्यूज़पेपर का नाम था हिकीज बंगाल गजट, बंगाल गजट। और अब आ जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित ये एक क्वेश्चन KBC 14 में पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं को किस देवी की मूर्ति प्रदान की जाती है, जिनको वाग देवी भी कहा जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विनर को देवी सरस्वती की कांस्य मूर्ति दी जाती है, जिसे वाग देवी भी कहा जाता है, और साथ में प्रशस्ति पट्टिका दी जाती है और पुरस्कार राशि दी जाती है और शॉल पहनाया जाता है। ये तो हो गया क्या दिया जाता है। और अब ये पुरस्कार किनको दिया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के भारतीय लेखकों को दिया जाता है और यह पुरस्कार अब तक किसी भी लेखक को मरणोपरांत नहीं दिया गया है, यानी मरणोपरांत अब तक नहीं दिया जाता है। तो एक सवाल दिमाग में ये भी आता है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी आधिकारिक भारतीय भाषाएं शामिल है। तो वर्तमान में जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जुलाई 2023 में भारतीय संविधान में 22 आधिकारिक भाषाएं शामिल हैं। 22 इंडियन लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अब एक सवाल ये भी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो इनिशियली इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 14 भारतीय भाषाएं ही शामिल की गई थी 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ था तब। क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जीके का,
तो थोड़ी सी जानकारी हम जल्दी से देख लेते हैं इन 8वीं अनुसूची की भाषाओं पर भी। तो ये 14 लैंग्वेजेस जो इनिशियली इंक्लूडेड थी वो थी असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। भारतीय नोट के पीछे जो लैंग्वेज पैनल होता है जिसमें 15 भाषाएं लिखी होती है, तो इन 14 भाषाओं में से हिंदी को छोड़कर सभी 13 भाषाएं और नेपाली और कोंकणी भाषा में लिखा होता है वहाँ पर। तो एक पॉइंट तो याद रखने लायक ये है कि वर्तमान भारतीय नोट के लैंग्वेज पैनल या भाषा पैनल पर हिंदी भाषा नहीं होती है और 2 भाषाएं ऐसी हैं जो प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी और वो है नेपाली और कोंकणी। और ये पैनल पर भाषाएं इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी गई हैं और इसी कारण सबसे ऊपर इसमें ए से आसामीज यानी असमिया और लास्ट में यू से उर्दू भाषा में लिखा हुआ है। ये ऑर्डर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और पूरे भारतीय नोट पर कुल 17 भाषाएं होती हैं, 15 ये लैंग्वेज पैनल की और हिंदी और इंग्लिश ये दोनों। और अब 8वीं अनुसूची में 1967 में सिंधी भाषा शामिल की गई 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा और फिर 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली शामिल की गई बाय 71st अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 92वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल की गई। और इस तरह ये 22 भाषाएं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है और ये 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है: तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। और अब सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो ज्ञानपीठ अवार्ड के फर्स्ट रेसिपिएंट हैं जी शंकर कुरुप, गोविंद शंकर कुरुप। इस एक क्वेश्चन या इसकी जानकारी से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, किस भाषा के लिए दिया गया और किस कृति के लिए दिया गया, इस तरह। तो जी शंकर कुरुप जी को किस लैंग्वेज के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो गोविंद शंकर कुरुप जी मलयालम भाषा के कवि थे और इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए दिया गया और इनकी रचना ओट्टकुसल या ओडकुज्जल। तो ओडकुज्जल के लेखक कौन है? तो ये ही गोविंद शंकर कुरुप। और ओडकुज्जल का मतलब होता है बांसुरी यानी फ्लूट के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और वर्ष था 1965, जिस वर्ष भारत पाक युद्ध हुआ था। और इसी वर्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब सेकंड क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो 1976 में बंगाली भाषा की प्रथम प्रतिश्रुति यानी प्रथम प्रतिश्रुति नामक कृति के लिए आशापूर्णा देवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो प्रथम महिला बनी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली। आशापूर्णा देवी became first female recipient of ज्ञानपीठ पुरस्कार in year 1976, language for Bengali and for her work प्रथम प्रतिश्रुति। इसका अंग्रेजी अनुवाद इंदिरा चौधरी द्वारा 2004 में द फर्स्ट प्रॉमिस नाम से किया गया। ये हो गए फर्स्ट मेल एंड फीमेल अवार्डी ऑफ ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन थे? तो फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्डी फॉर हिंदी लैंग्वेज इज सुमित्रा नंदन पंत। इनको अपने कविता संग्रह चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये ऑप्शंस में आए अन्य सभी लेखक भी हिंदी भाषा के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है। इनसे रिलेटेड जानकारी देखने से पहले पंत जी से रिलेटेड थोड़ी जानकारी और देख लेते हैं। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सुमित्रा नंद पंत जी से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन जो केबीसी में पहले पूछे जा चुके हैं। पहला, कला और बूढ़ा चांद, तारापद और चिदम्बरा किस लेखक की रचनाएं हैं? तो ये 2 तो मैंने अभी बताए। कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1960 में और चिदम्बरा के लिए पंत जी को ज्ञानपीठ मिला 1968 में। तो कला और बूढ़ा चांद, तारापद और चिदम्बरा ये सब सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और किस अन्य प्रसिद्ध साहित्यकार का काव्य संग्रह खादी के फूल शीर्षक से संयुक्त रूप से प्रकाशित हुआ था? तो खादी के फूल सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन जी का संयुक्त
प्रकाशन था। अब अन्य सभी लेखकों की जानकारी एक एक करके देख लेते हैं जो ऑप्शंस में आए थे। तो इनमें से ये रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाले दूसरे लेखक हैं। पहले तो हमने जस्ट ही जाना सुमित्रा नंदन पंत, है ना, और दिनकर जी को उनके काव्य नाटक उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिनकर जी को उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1959। इसके अलावा भी इनके नोटेबल वर्क हैं रश्मि रथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका आदि। यानी इन सबके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। और ये दिनकर जी के काव्य नाटक उर्वशी में नायक नायिका राजा पुरु व अप्सरा उर्वशी जो पौराणिक पात्र है की कथा हिंदी में लिखी है। और यही अप्सरा उर्वशी और राजा पुरु यानी पुरुरवा की प्रेम कहानी को कवि कालिदास ने संस्कृत में लिखा है अपने नाटक विक्रमोर्वशीयम में। कालिदास द्वारा लिखित अन्य 2 नाटक है मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये रामधारी सिंह दिनकर से लगभग केबीसी के हर सीजन में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन जो केबीसी में पूछे गए हैं आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन जिसमें मिर्च का मजा और पड़क्कू की सूझ कविताओं के रचयिता पूछा है, ये केबीसी किड्स स्पेशल में पूछा गया है। एक ये रश्मि रथी वाला, रश्मि रथी यानी प्रकाश के रथ पर सवार, जो कर्ण का दूसरा नाम भी है। कर्ण सूर्यपुत्र थे और इसका आंसर भी कर्ण है। और ये एक क्वेश्चन जो कुछ अलग अलग तरीके से केबीसी के 2 अलग अलग सीजन में पूछा गया। एक में पूछा गया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कवि द्वारा लिखी गई कविता की पंक्तियां हैं। और दूसरे में जनतंत्र का जन्म नाम की कविता किसने लिखी थी जिसमें सिंहासन खाली करो कि जनता आती है की पंक्ति थी। तो ये जनतंत्र का जन्म नामक कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है, जिसकी शुरुआती पंक्तियां इस तरह है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, 2 राह समय के रथ का गरगर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और कविता की ये पंक्तियां इसलिए भी खास है क्योंकि ये इमरजेंसी के समय काफी लोकप्रिय हुई। लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने 1975 में दिनकर जी की इसी कविता की पंक्तियों के साथ इंदिरा सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। और फिर 25 जून 1975 की रात को भारत में इंटरनल इमरजेंसी आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। आंतरिक आपातकाल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रस्ताव पर आर्टिकल 352 के तहत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। यानी आंतरिक आपातकाल लगाने के समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और ये सच्चिदानंद वात्स्यायन, जिन्हें अज्ञेय उपनाम से जाना जाता है, जो हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे लेखक हैं। इन्हें 1978 में कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1964 में आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनसे जुड़ा एक क्वेश्चन जो केबीसी में पूछा गया आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। और ये सच्चिदानंद वात्स्यायन और महर्षि वात्स्यायन में कंफ्यूज नहीं हो, ये दोनों ही अलग अलग काल के साहित्यकार हैं। महर्षि वात्स्यायन का प्रमुख ग्रंथ है कामसूत्र जो संस्कृत में लिखा गया है। और अब इन ऑप्शंस में से जो महादेवी वर्मा है, ये हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली चौथी लेखक है और फर्स्ट फीमेल है ज्ञानपीठ अवार्डी फॉर हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। 1982 में इन्हें अपने काव्य संग्रह यामा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। यामा पुस्तक में उनके 4 कविता संग्रह संकलित किए गए हैं, निहार, निर्जा, रश्मि और संध्या गीत। यामा के अलावा इनके अदर नोटेबल वर्क मेरा परिवार, पथ के साथी। ये महादेवी वर्मा जी जो 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली हिंदी भाषा की प्रथम लेखिका बनी। तो इन्होंने अपना ज्ञानपीठ पुरस्कार ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के हाथों प्राप्त किया था। ये मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। 1979 to 1990 तक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर रही। ये हिंदी भाषा के लिए दोनों फर्स्ट मेल एंड फीमेल ज्ञानपीठ अवार्डी सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से 2 हैं। तो छायावाद के 2 प्रमुख स्तंभ तो ये दोनों हो गए और बाकी के 2 हैं जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत
त्रिपाठी निराला। ये छायावाद से जुड़ा क्वेश्चन जो KBC 11 के 1 करोड़ विजेता गौतम झा को पूछा गया था, जिसे आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है कामायनी। कामायनी महाकाव्य के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इनसे जुड़े क्वेश्चन जो KBC में पूछे गए। ये पंक्तियां किस कविता की है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी से हैं, जिसकी शुरुआती पंक्तियां ये आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, जिसकी शुरुआत क्या कहती हो ठहरो नारी से होती है। और एक क्वेश्चन ये भी इनसे जुड़ा कि हिंदी साहित्य के छायावाद स्कूल के किस लेखक ने बहुत कम उम्र में कलाधर उपनाम से कविता लिखना शुरू किया? कलाधर उपनाम से कविता लिखना शुरू किया था बहुत कम उम्र में। तो यही जयशंकर प्रसाद जी ने कलाधर उपनाम से बहुत कम उम्र में लिखना शुरू किया था। और सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम है निराला, और निराला जी का नोटेबल वर्क है राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और सरस्वती वंदना वरदे वीणा वादिनी वरदे। सरोज स्मृति निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज के निधन के उपरांत लिखी थी। ये निराला जी की सरस्वती वंदना वरदे वीणा वादिनी वरदे पर 2 बार KBC में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार इसके राइटर का नाम पूछा, तो दूसरी बार पूछा कि कवि किससे वरदान मांग रहे हैं इस कविता में। तो राइटर यही निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वरदान सरस्वती से मांगते हैं। ये महादेवी वर्मा जी निराला जी को भाई मानती थी और उनके हाथों पर राखी भी बांधती थी। वीडियो में दी जानकारी के आधार पर पूछे गए इन 2 प्रश्नों के उत्तर कमेंट में दीजिए। आपको कहीं से भी मन में ये विचार आए कि वीडियो की जानकारी काफी मेहनत से बनी होगी, तो प्लीज एक लाइक तो कर ही दीजिएगा, और साथ ही आपके एजुकेशनल ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी इस तरह के अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस और KBC की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।